आज की क्लास में बात करना है आर्टिकल 13 की, जिसमें हमने चलते चलते आपको लास्ट में बताया था कि राज्य की परिभाषा के बाद अनुच्छेद 13 में कानून की परिभाषा को दिया गया है। इसी बात को डिटेल्स में आज समझेंगे। कोई भी समस्या अगर होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और अच्छे तरीके से अपने सभी विषयों को, सभी सेक्शन को अच्छे तरीके से आप तैयार भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। यहाँ पर आप देखिए तो बहुत जो ऊपर की बात होती है, जैसे कि अगर कभी सवाल आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 13 में क्या है, तो उसको आप बताना है कि कानून की परिभाषा दी गई है। लेकिन कानून क्या होता है ये बात यहाँ पर नहीं लिखी गई, बल्कि कानून के लिए कुछ लिमिटेशन बताए गए हैं और बेसिकली वही आपको यहाँ पर दिया जाता है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। इसमें विधि को परिभाषित किया गया है। संविधान का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है और यहाँ विधि के अंतर्गत राज्य के द्वारा चाहे वो कानून होते हैं, चाहे वो विधियां होती हैं या विधियों को लागू करने के लिए कोई उपविधि बनाई जाती है, कोई नियम होता है या फिर उपनियम है, अध्यादेश है, आदेश है, समझौता है, नियम है, उपनियम है, संविदा है, ये सारी बातों को शामिल करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। अब अनुच्छेद 13 जो है ये आपको कहां पर रोकने लगता है, तो जरा इस बात को आप समझेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि यह संविधान पूर्व और संविधान पश्चात विधि पर लागू है। इसका मतलब समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए एक शब्द आपको लिखा है कि संविधान पूर्व और संविधान पश्चात। मतलब क्या हो गया कि ये आपका जब संविधान बना था, भाई संविधान को आप क्या कहते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा कानून है। अब संविधान के पहले की अगर हम लोग बात करें, यानी कि संविधान पूर्व विधियों की अगर बात करते हैं, तो संविधान के बनने से पहले भी तो कुछ विधियां आपके देश में नियम कानून को संचालित करने के लिए लागू रही थी। तो संविधान के पूर्व विधियां और इसके बाद संविधान के पश्चात विधियां, दो बातें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। तो संविधान की पूर्व विधियों पर भी लागू होगा और संविधान के बाद की विधियों पर भी लागू होगा। संविधान पूर्व विधियों की अगर हम लोग बात करते हैं, संविधान पूर्व के मतलब यहां पर हो जाएगा पूर्व में प्रचलित समस्त कानून। और दोस्त यहां पर समस्त कानून के अंतर्गत आप जानते हैं कि यहां पर क्या क्या दिया जाता है, जैसे कि इंडियन पिनल कोड, जो कि अब जब बदल जाएगा इंडिया का नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता जो आपको दिया गया है। यहाँ पर इंडियन पिनल कोड आप कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, भारत पिनल कोड कहेंगे, यानी कि बीपीसी हो जाएगा आपका। इसके अलावा सीआरपीसी होता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। इसके साथ में एविडेंस एक्ट जो होता है। कहने का मतलब है कि संविधान के बनने से पहले जितनी विधियां बनी हुई हैं उन सब पर भी ये लागू होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो संविधान के बाद बनने वाली अन्य विधियां, संविधान के बाद बनने वाली जो भी विधियां होंगी उन सभी विधियों पर भी ये लागू होता है। कहने का मतलब कि आर्टिकल 13 में जो भी लिमिटेशन या जो भी वहां पर रोकने की बात कही गई है, वो सारी बातें संविधान के बनने से पहले और बाद इन दोनों विधियों पर ये पूरी तरीके से लागू होता है। जहां आपको जरूरत पड़े इसको आप नोट करते चलिएगा। अब यहां पर आप एक चीज जरा समझिए, यहां पर दिया गया है कि संविधान की पूर्व विधियां यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी है, इसके अलावा जितने भी मेजर और माइनर एक्ट होते हैं उन सभी में उस मात्रा तक ये शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण करती हैं। अब यहाँ पर बहुत क्लियरली अगर समझें तो आर्टिकल 13 में कानून की वो परिभाषा दी गई है जो कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न करता हो, यानी कि फंडामेंटल राइट को वायलेट न करता है या ओवररूल न करता हो। ऐसे सभी नियम को कहां पर बताए गए हैं, आर्टिकल 13 में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ देखिए दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है कि संविधान लागू होने के बाद भी
राज्य के द्वारा किसी ऐसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 3 में आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसको किसी भी तरीके से कम करता हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट आपको क्या दिया गया है, नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता हो या मूल अधिकारों को कम करता हो या मूल अधिकारों के खिलाफ हो पूरी तरीके से। तो ऐसा कोई भी कानून जो है वो पार्लियामेंट के जरिए नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो हमारा लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव जो आपका होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग केंद्र में क्या कहेंगे, पार्लियामेंट कहते हैं। और इसी पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होता है, इसी का फंक्शन होता है, इसी का फंक्शन होता है टू मेक लॉ, यानी कि यही क्या करता है, कानून का निर्माण करता है, यानी कि जो देश की विधायिका है कानून बनाने का काम वही करता है। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि संसद किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को के विरुद्ध हो, मौलिक अधिकारों को छीनता हो, मौलिक अधिकारों को कम करता हो, तो संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती है। दोनों पॉइंट आपने क्लियरली समझ लिया कि संविधान के पूर्व और संविधान के पश्चात जो लागू विधि है उन दोनों पर लागू रहेगा। तो इसका मतलब आपने बहुत डिटेल्स में समझ लिया। अब संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वही न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब अगर आप समझें तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम कहें आपसे कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे कि जो विधायिका ने कानून बनाया है, कानून बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेटिव का होता है। विधायिका ने जो कानून बनाया है, विधायिका ने जो कानून बनाया है, इस बात की जांच करना, किस बात की जांच करता है, जांच करना कि यह संविधान के अनुसार है या नहीं है, संविधान के अनुसार इसका होना आवश्यक होता है, संविधान के अनुसार है या नहीं है, इस बात की जांच कौन करता है, तो न्यायालय करता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, और या फिर इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आपसे यहाँ पर और भी पूछा जा सकता है कि इसको हमने कहाँ से लिया है, तो आप बहुत इजीली इसको बता सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने जुडिशियल रिव्यू को अडॉप्ट किया है। चलें आगे। अब यहां पर एक पॉइंट आप और देखिएगा कि इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय राज्य के द्वारा पारित किसी भी वैसे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो कि संविधान के भाग 3 में मूलाधिकारों को कम करता हो, उसका उल्लंघन करता हो, उसके विरुद्ध हो। इसी बात को अगर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ा लें, एक स्टेप आगे आप बढ़ाएंगे तो अगर संविधान के अनुसार है तब तो कोई बात नहीं है, ओके हो जाएगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायालय इसको क्या कर सकता है, न्यायालय इसको शून्य घोषित कर सकता है या न्यायालय इसी को इनवैलिड घोषित कर सकता है, क्योंकि यह संविधान के अनुसार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट यहां पर और समझते हैं। यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को मिली है। यानी कि अगर मैं एक शब्दों में कहूं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको दी गई है, न्यायालय को दी गई है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और जब आप कहेंगे कि न्यायालय को दी गई है तो इसका मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों न्यायालय आ जाएंगे। यहां पर ध्यान देने योग्य बातें आपके लिए क्या है, ध्यान आपको क्या रखना है कि अगर जुडिशियल रिव्यू की हम लोग बात करेंगे, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो ये किसको मिलता है, ये मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, ये मिलता है हाई कोर्ट को, लेकिन ये लोअर कोर्ट या हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं मिलता है।
सबऑर्डिनेट कोर्ट को यह अधिकार नहीं मिलता है। ये केवल और केवल किसको मिलता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होता है। अब यहां पर आपको दो सिद्धांत समझने हैं। सिद्धांत वो आपके लिए क्या है? एक को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि यहां पर सेपरेशन का प्रिंसिपल पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, बातें वही हैं जो हमने अभी पूर्व में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसी को सिद्धांत के रूप में आपको बताया गया है। इसके अनुसार अगर राज्य के द्वारा बनाया गया कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे पूर्णतः असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उस भाग को ही क्या किया जाएगा? शून्य या इनवैलिड घोषित किया जाएगा। चलिए इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं। यहां पर आपको जो पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये सारी बातें एक साथ दिख रही होंगी। यहां पर आपने देखा है कि जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो क्या है कि मूलाधिकारों का उल्लंघन करता है तो पूर्णतः असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उस भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, पॉइंट आपको क्या बताया गया कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो आपको यहां पर दिया गया है, अगर इसमें ध्यान से समझिएगा कि केवल उसी कुछ भाग को अगर ये उल्लंघन करता है तो असंवैधानिक पूरी तरीके से नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा? यदि ये पार्शियली करता है यानी कि अंशतः करता है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर अंशतः करेगा तो केवल उसी भाग को ही क्या किया जाएगा? केवल उसी भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी दी गई है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि वह भाग पृथक करने के लायक होना चाहिए। पॉइंट यहां पर क्या ध्यान देंगे, लेकिन शर्त यहां पर क्या दी गई है? शर्त यह दी गई है कि यह पृथक्करणीय होना चाहिए, पृथक्करणीय होना चाहिए। अगर इसको हम अलग करके किसी भी, मान लीजिए एक नियम बनाया गया और उस नियम में मान लीजिए कि 5 क्लॉज रखे गए और इन 5 क्लॉज में से मान लीजिए कि क्लॉज नंबर 3 और 4 जो है वो आपका संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, और इन दो पार्ट को हम 3 और 4 क्लॉज को निकाल सकते हैं, इजिली कोई समस्या नहीं आएगी। अगर निकाल सकते हैं तो तीसरा और चौथा जो है वो इनवैलिड घोषित हो जाएगा। किसके अनुसार? न्यायिक पुनरावलोकन या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए जो अनुच्छेद 13 में दिया गया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर उस पूरे जो नियम बनाया गया है उसमें से तीसरे और चौथे को अलग करना संभव नहीं है, तब क्या होगा? तब पूरे कानून को क्या कर दिया जाएगा? इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां पर क्या है? शर्त क्या दिया गया कि यह पृथक्करणीय होना चाहिए। अगर यह पृथक्करणीय नहीं है तो क्या होगा? तो पूरा कानून क्या हो जाएगा? पूरा कानून शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा? पूरा कानून क्या हो जाएगा? फिर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये कहता है आपका पृथक्करण का सिद्धांत। तो आर्टिकल 13 में ही आपको आता है। आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई कानून विधायिका ने बनाया है और उसके कुछ भाग में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन जैसी व्यवस्था पाई जाती है तो क्या इसको न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित करवाया जा सकता है या नहीं? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि न्यायालय के द्वारा इसको शून्य घोषित करवाया जा सकता है। शर्त अगर आप लगाना चाहें, इसकी प्रति आप अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहें, तो आप एक बात यहां पर ध्यान रख सकते हैं कि अगर पूरे कानून में उसको अलग करना संभव हो, पॉसिबिलिटी हो कि उसको अलग किया जा सकता है, तो अलग करके उसको पूरी तरीके से क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। और अगर पूरे तरीके से अलग नहीं हो सकता है तो वो पूरा का पूरा जो कानून बनाया गया है वो सारा का सारा जो है अलग हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए दूसरा सिद्धांत इसमें क्या कहता है?
दूसरा सिद्धांत कहता है, जिसको हम लोग कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, या इसी को आप कह सकते हैं शैडो रूल, या इसको शैडो प्रिंसिपल कहा जाता है। अब यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, पॉइंट आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो आच्छादन का सिद्धांत होता है, इसमें आपको दिया गया है कि संविधान के लागू होने के पहले भारत में लागू विधियां जो मूलाधिकारों से असंगत हैं या उनके विरुद्ध हैं, वो क्या होंगी, समाप्त नहीं होंगी। समाप्त नहीं होंगी तो क्या होगा, बल्कि ये निष्क्रिय हो जाती हैं, और ऐसी विधियों को मूलाधिकार के द्वारा आच्छादित कर लिया जाता है, यानी कि जहां तक उसका उल्लंघन हो रहा है उतने ही जो प्रावधान हैं उनको निष्क्रिय कर दिया जाएगा, वो प्रभावी नहीं रहेगा। और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे, भूगोल में भी पढ़े होंगे कि सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, तो इसमें भी आपने देखा है कि जब कभी भी आप देखते हैं कि परछाइयां होती हैं, जैसे चंद्रमा अगर बीच में आ जाता है तो सूर्य की परछाई चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसी तरीके से आप जानते हैं ग्रहण। और सेम वही बात यहाँ पर भी है कि अगर कोई नियम और कानून पहले से लागू है तो पूरा वो निष्क्रिय नहीं होगा। अगर वो संविधान का मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, वहां तक इसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा जहां तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है या उसके विरुद्ध होता है।